Good morning, everyone. Good morning, sir. आशीष नहीं आया अभी तक। कल शाम को भी उसने क्लास लगाई टाइम से, अब तो ही नहीं है। जो कल किया वो सारा क्लियर हो गया, पिछला वाला सारा। Yes, sir. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो आज जो हम डेवलपमेंट वाला हमने देखा था सी अर्चिन के अंदर, राइट। और ये अब जो हम ये दूसरी चीज करने जा रहे हैं, दूसरा एग्जांपल जो है जिसमें हम अर्ली डेवलपमेंट देखेंगे, वो सी एलिगन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसे हम कहते हैं किंग ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। जो आप ये बायो कर रहे हो, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जो आपने बुक यूनिट पकड़ी है आपने, है ना। फर्स्ट जो हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सी एलिगन। इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी होते हैं। और 4-4 नंबर में इस वाले टॉपिक में अर्ली डेवलपमेंट जो सी एलिगन का है, सबसे ज्यादा हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। तो सी एलिगन एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म, और इसका फुल नेम क्या है सी की, अगर हम बात करेंगे, सी स्टैंड फॉर यूनो रेबिडिटिस। सी इसमें साइलेंट है, यूनो रेबिडिटिस सी एलिगन, है ना। ये इसका फुल नेम है। तो ये इतना भी पता होना चाहिए। वैसे इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सी एलिगन, राइट। और दूसरी बात, ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, निमेटोड। और है कैसा, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी के अंदर होना, हमें पता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। और अगर क्लीवेज के टाइप की बात करो तो ये आइसोलेकिथल है। कैसा है, आइसोलेकिथल, कंप्लीट है, कोलोब्लास्टिक है, और रोटेशनल क्लीवेज टाइपिंग है। कि क्लीवेज की अगर टाइप करो तो ये जो एग है किस टाइप का है, आइसोलेकिथल। और कैसे होते हैं आइसोलेकिथल एग, कौन से होते हैं महिमा, कौन से होते हैं बेटा। सर इसमें योग की अमाउंट कम होती है। हाँ, तो ये आइसोलेकिथल, जिसमें योग हमारा कैसा रहेगा, कम रहेगा, राइट। तो उस वजह से जब जब योग कम है तो फिर वो क्लीवेज कैसा होगा, कंप्लीट टाइप का होगा, होलोब्लास्टिक का होगा, और रोटेशनल। ये सारे मेथड उसमें हो सकते हैं क्लीवेज के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका जाइगोट है, यहाँ पर जो जाइगोट है उसकी जो डिवीजन होने वाला है वो कैसा है, एसिमेट्री सेल डिवीजन होगा, राइट। कैसा होगा, एस एसिमेट्री डिवीजन, यानी मैरी डिवीजन होने वाला है। कैसे, अब आप देख रहे हो जैसे जाइगोट है आपके पास, ये जाइगोट है, और मतलब पेरेंट जनरेशन आपके पास। और जैसे ये डिवाइड हुआ तो आपको क्या मिला, इंटीरियर साइड पर फाउंडर सेल मिली, और पोस्टीरियर साइड पर स्टेम सेल मिला। ये चीज याद रखना। ये आपका क्या है, इंटीरियर साइड। तो एंटीरियर साइड पर हमें क्या मिला, फाउंडर सेल, और पोस्टीरियर साइड पर क्या मिली, स्टेम सेल। अब जो फाउंडर सेल है वो कौन कौन सी है, ए बी, ई, एम एस, सी और डी। ये टाइपिंग है, मतलब आपको इतने टाइप की फाउंडर सेल मिली। ये अभी को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा, ये स्टेप बाय स्टेप बनेगा। मतलब ऐसे नहीं कि एक सीधी, मतलब अभी तो यहाँ पे तो आपको मिल गया कि, मतलब वो ये कह रहा है कि जब भी डिवाइड करेगा ना, जब भी जो जाइगोट है वो जैसे जाइगोट है वो डिवाइड कर रहा है फाउंडर सेल और स्टेम सेल। तो आपको पता है ना कि एक एक तो वो अपना खुद की रिन्यूएबल बात की थी कि मतलब स्टेम सेल बन गई, और दूसरी क्या बनती है, प्रोजेनिटर सेल। तो सेम एज इट इज यहाँ पर जाइगोट ने क्या किया, एक बनाई स्टेम दिए थे ना ग्रीन, और ये भी ग्रीन है आपके पास, दोनों कैसे हैं, ग्रीन है ना। तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास जो जाइगोट है, और जाइगोट से एक तो वही बनता है, मतलब स्टेम सेल, और दूसरी क्या बनती है जो काम करने वाली है, तो ये क्या बन गई आपकी प्रोजेनिटर। मतलब इसकी जो डिवाइडिंग पावर है इससे ज्यादा होती है फाउंडर सेल से ना, जिसको हम प्रोजेनिटर सेल कहते हैं। तो वो कहता है सी एलिगन जो इतना इंपॉर्टेंट आपके पास है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना पूरी हमारी जो डैब बायो को उसे हम किंग बोलते हैं, किसको, सी एलिगन को, है ना।
तो उसमें उसने कहा कि ये जो उसका जाइगोट है वो अनइक्वल डिवाइड करता है, एक तो बनाता है स्टेम सेल, दूसरी बनाती है फाउंडर सेल। तो जो फाउंडर सेल है उसकी टाइपिंग कितनी है हमारे पास, ए बी, ई, एम एस, सी और डी, मतलब इतने टाइप की फाउंडर सेल बनेगी। और स्टेम सेल कितनी बनेगी, P1, P2, P3, P4, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने टाइप की बनती है। और ये जिसकी बॉडी की सेल ही काउंट पूरी, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी बॉडी की सेल्स को काउंट करके बताओ, तो आप कहोगे इम्पॉसिबल, मतलब हमें हाँ इतना पता है कि हमें बिलियन ऑफ सेल्स बॉडी में, पर कितने बिलियन है वो हमें नहीं पता। लेकिन वो कहता है कि ये जो सी एलिगन है ना, इसकी बॉडी की जो सेल एक्यूरेट है, मतलब इसमें अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल्स को आप काउंट कर सकते हो, और इसकी सेल अगर जब इसका बॉडी जब एडल्ट हो जाती है तो एडल्ट में 959 सोमैटिक सेल मिलती है। कितनी मिलती है बेटा, 959। ये जो सेल काउंट है ना, ये जो नंबर जो आपने काउंट किया है, ये इक्वल है, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा 959 जब वो एडल्ट फुली एडल्ट मेच्योर में बन जाएगा, राइट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये जो ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें उसने कहा कि जो हमारे पास जो आपके पास जो फाउंडर सेल है उसकी कितने कितने टाइप की है वो हमारे पास, A, B, E, M, S, C और D, और जो स्टेम सेल है वो P1, P2, P3, P4, राइट। उसने कहा कि जो हमारे पास A, B, E, M, S, C, D है, उसमें क्या हो रहा है, शो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ये भी हमें पता है क्योंकि स्टेम सेल तो ऑटोनॉमस होती हैं, लेकिन जो ऑटोनॉमस, ये ये मतलब ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन मतलब कि ये पहले से ऑटोमेटेड है ना, इनको किसी ने स्टिमुलेट नहीं किया कि तुम ऐसा काम करोगी। लेकिन इन स्टेम सेल्स की वजह से ये फाउंडर सेल काम करती है। तो ये क्या शो करती है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, हमने पढ़े हैं दोनों, ऑटोनॉमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, है ना। तो मतलब इनको कोई ना कोई स्टिमुलस मिल रहा है, चाहे वो पैराक्राइन हो या जस्टाक्राइन सिग्नल हो, है ना, उनको ये सिग्नल के थ्रू एक्टिवेट होंगी। तो हमने दो तरीके के जो आपने सिग्नल थे वो पढ़े थे, एक होता है पैराक्राइन सिग्नल, एक होता है जस्टाक्राइन सिग्नल, है ना, वो याद होना चाहिए आपको। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, A, B, E, M, S, C और D, तो ये क्या कर रहे हैं, शो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, इट डिपेंड अपॉन द स्टेम सेल, इट कैन प्रोड्यूस ओनली डिफरेंशिएटेड डिसेंडेंट। तो कहता है ये जो फाउंडर सेल है, ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, मतलब ये डिपेंड करती है स्टेम सेल के सिग्नल के ऊपर। स्टेम सेल जो सिग्नल देगी वही ये बन जाए, उसमें ये बदल जाएगी। जैसे आपने देखा, अब ये स्टेम सेल है, ये हमारे पास अभी कितने 4 टाइप की बनेगी, P1, P2, P3, P4, है ना, सबका नाम क्या है, P1, P2, P3, P4। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर फाउंडर सेल जो बन रही है वो देखो उनका जो नेमिंग है वो भी देखो फिक्स्ड है, ये ए बी टाइप की है, ये ई है, ये एम एस है ना, और ये सी है, ये डी है। तो ये टाइपिंग है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या थी, नॉट P0 थी, ये P0 एक आपकी स्टेम सेल थी जो आगे कन्वर्ट हो रही है P1 में, P2 में, P3, क्योंकि स्टेप चल रहा है ना, अभी देखेंगे इसका पूरा स्टेप, अब स्टडी होगी अभी आगे। तो कहता है कि इट डिपेंड अपॉन द स्टेम सेल, इट कैन प्रोड्यूस ओनली, जब भी ये वाली जो ब्रांच बनेगी, तो ये आपकी स्टेम सेल है, स्टेम सेल ने एक पहले खुद को बनाया और बगल में आपकी प्रोजेनेटर सेल बनाया। तो ये जो प्रोजेनेटर सेल बनेगी, जब भी बनेगी तो वो कैसे होगी, डिफरेंशिएटेड, कैसी होगी, डिफरेंशिएटेड डिसेंडेंट को बनाएगी। डिसेंडेंट का मतलब होता है जो डॉटर जो भी मतलब आगे बन रहा होता है उसको बोलते हैं डिसेंडेंट। तो इट कैन प्रोड्यूस ओनली डिफरेंशिएटेड डिसेंडेंट। तो हमेशा ये क्या होगा, जब भी बनेगा वो कैसा होगा, डिफरेंशिएटेड होगी। और अगर हम P1, P2, P3 की बात करें, तो इट शो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, अभी पहले हमने बात की। और इंडिपेंडेंट सेल होती है स्टेम सेल, और जब भी स्टेम सेल डिवाइड करती है तो उसका जो इसका इंटीरियर साइड होता है वो ये देखो कितना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आपको आराम से जो आपका बी पार्ट है उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। इस जगह से क्या क्वेश्चन निकलेगा, कि वो पूछेगा कि जो जैसे ही आपका जो स्टेम, ये क्या आपकी स्टेम सेल है जिसको आप पी नॉट नाम दे रहे हो, जब भी ये डिवाइड करेगी तो इसकी जो मतलब जैसे मेरे पास ये सेल है, ये सेल है, जब भी ये डिवाइड करेगी तो इसका इंटीरियर साइड जो होगा, सेल का जो एंटीरियर साइड है ना, सेल का जो एंटीरियर साइड है, उसका इतना पार्ट हमें क्या देगा, ऊपर वाला पार्ट क्या बनाएगा, लार्ज सेल। क्या बनाएगा वो, लार्ज सेल।
और जो नीचे वाला जो बचा कुचा जो पोस्टीरियर पार्ट है नीचे वाला, वो हमारे लिए, और जो साइज में कैसी है, स्मॉल सेल, मतलब जब बनेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल सेल। तो जो लार्जर सेल है वो आप, लार्जर सेल कैसे बिहेव करेगी, एल्डर सेल। और जो आपकी स्मॉलर सेल है वो कैसे बिहेव कर रही है, स्टेम सेल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही बात, कि जब भी सेल डिवाइड कर रही है, करने जा रही है, तो सेल में क्या होगा कि सेल का अनइक्वल डिवीजन होगा। मतलब इस सेल का जो इंटीरियर पार्ट है वो थोड़ा बड़ा रहेगा, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो छोटा रहेगा। जो छोटा है उसको बोल रहे हैं स्मॉलर सेल, या उसका जो बेसिक नेचर है वो है स्टेम सेल। और ये कैसी है आपकी, फाउंडर सेल। तो इसलिए हमने इसको बोला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल डिवीजन की कोई सिमिट्री नहीं है, वो एसिमेट्रिकल है। जो सेल डिवीजन है, नॉर्मली क्या होता है, साइटोकाइनेसिस जब भी होता है, सेल को इक्वल अमाउंट में कट किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल अपने बॉडी में देखते हैं सोमैटिक। तो जो दो डॉटर सेल, इसीलिए तो उनको डॉटर सेल बोलते हैं, क्योंकि वो साइज में बिल्कुल इक्वल होते हैं, आप एक दूसरे के साथ भी और अपनी मदर सेल के साथ भी। मतलब जो उनका, उनकी मदर का साइज है वो उनका साइज है, सबका बराबर होता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास कैसा डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन जो है वो एसिमेट्रिकल है। कैसा है, एसिमेट्रिकल। और डिवीजन कौन सा यूज किया उसने, मैरी डायोनल, मैरी डायोनल डिवीजन यूज किया है। और मैरी डायोनल डिवीजन जब भी होगा तो बॉडी कैसे होगी, अनइक्वल डिवाइड। एक के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म चला जाएगा, दूसरे के पास कम आएगा। हाँ, जो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है वो तो इक्वल आ रहा है, पर साइटोप्लाज्म इक्वल नहीं आ पा रहा। बस इतनी चीजें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर उसने बोला कि अगर हम और आगे चले, तो उसने कहा कि जो आपकी फाउंडर सेल है वो है ABEMSCD टाइप की, और जो स्टेम सेल्स है वो P1 P2 P3 P4। तो कहता है अगर आप ये देखें तो ये जो फाउंडर सेल है वो कंडीशनली स्पेसिफाई है, और ये स्टेम सेल पर डिपेंड करती है, और ये डिफरेंशिएटेड डिसेंडेंट की फॉर्मेशन करती है। लेकिन अगर आप स्टेम सेल की बात करो तो ये ऑटोनोमस स्पेसिफाइड होती है, इंडिपेंडेंट सेल है, अपने आप काम करती है, इनको कोई मतलब नहीं है किसी के साथ, कोई इसके साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक काम करती है। और स्टेम सेल डिवाइड करती है। दूसरा, देखो अब जब ये बन जाएंगे ना डिसेंडेंट, तो ये आगे फर्दर आप जो जो हमारे पास है, जब भी ये आगे जो बनाएंगे ये डिफरेंशिएटेड बनाएंगे डिसेंडेंट। लेकिन ये क्या करेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, और स्टेम सेल जब डिवाइड कर रही है तो उसका जो इंटीरियर साइड है वो क्या बना रहा है, लार्ज सेल, और पोस्टीरियर सेल क्या बना रहा है बेटा, स्मॉल सेल। इतनी बात, इतनी बात क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। ओके, ओके मैम। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेल लाइनेज की। अब सेल लाइनेज का मतलब क्या होता है, पहले भी हमने एक बार कई बार बात की है कि सेल को आपने किस डायरेक्शन में भेजा है, सेल की क्या लाइनेज है, मतलब वो क्या बनाने जा रही है ना, तो वो उसको बोलते हैं सेल लाइनेज। तो कहता है, अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया कि भाई जो एडल्ट होता है ना, एडल्ट के अंदर हमेशा हमें कितनी सोमैटिक सेल्स मिलती है, 959। ये जो अकाउंट है, ये जो आपने कैलकुलेशन की है बॉडी के अंदर सेल्स की, वो हमेशा और हमेशा कैसी रहेगी, 959। मतलब ये एक ऐसा पहला ऑर्गेन है जिसमें हम ऐसा पहला मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें आप काउंट कर रहे हो कि भाई 959 ही होती है, राइट। तो ये देखो अब आपका डिवीजन हो रहा है, ये मेरी P0 यानी P0 मेरे पास सेल है, यानी स्टेम सेल है, जिसको आप जाइगोट बोल रहे हो। और जाइगोट में अगर आपको पता है जाइगोट सब कुछ बना सकता है, तो इसलिए उसकी इस पावर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसकी इस पावर को, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी, हमने पढ़ा था। मतलब और एक वो पावर जब आप ट्रोफोब्लास्ट सेल तो बना लो, नहीं बना पाओ, लेकिन बाकी सब कुछ बना पाओ, तो उसको क्या बोलते थे हम, प्लूरीपोटेंसी। फिर एक वो पावर जिसमें आप सिर्फ 3 या 4 टाइप की सेल्स बना सकते हो, तो वो पावर कौन सी होती है, मल्टीपोटेंसी। और एक वो पावर होती है जिसमें आप सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स को बना पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिपोटेंसी। क्या बोलते थे, यूनिपोटेंसी। तो यहाँ आप देख रहे हो जो जाइगोट है वो क्या बना रहा है, पहले उसने बनाई एक AB, हमने देखा था ना अभी AB बन रही थी हमारी, ABE MS और CD, है ना, MS और SC वाली, वो टोटल कितने टाइप की बना रहा था, आपके पास 5 टाइप की, AB E MS C और D। तो यहाँ पर इसने कहा कि आपके जैसे जो जाइगोट है, ये बड़ा याद करना पड़ेगा मैडम, इतना जबरदस्त है ये बेटा। तो इन दोनों, ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है C एलिगन, पीछे वाला तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये C एलिगन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन बहुत कवर करता है आपके टेस्ट के अंदर। और एक चीज याद रखना आप, जैसे हमने बात की थी स्टार्टिंग में ही,
कि हमारे पास ऑलमोस्ट कितने 13 यूनिट को डिवाइड किया है ना, 13 यूनिट है आपके पेपर के अंदर। हमने ऑलमोस्ट लगभग लगभग, अगर आपने पेपर अच्छे नंबरों से पास करना है तो हमने लगभग लगभग 6 to 7, ये सफिशिएंट है। 6 to 7 अगर आप यूनिट को अच्छे से करते हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आराम से आपका पेपर इजी क्लियर होगा। और दूसरी बात इसमें उसमें ये है कि हर एक यूनिट का जो जो मैंने आपको बोला ना कि आपके बी पार्ट में आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट आपके पास आते हैं 75 के आसपास, है ना, और सी में आते हैं लगभग, तो हमें 75 में से हमें कितने करने होते हैं 35। आगे ज्यादा आगे जाओगे तो वो सही नहीं होंगे, बोला जितने उन्होंने लिमिटेशन दी है, चॉइस दी है आपको, शायद 70 है, पता नहीं ऐसा कुछ है, देखना वो देखना पड़ेगा। हाँ 17 है ना, बी में 17 और उसमें से आपने कितने करने हैं मैंने आपको बताया था शायद पहले जो इंटर वाली जो वीडियो की थी उसमें एक बार चेक कर लेना। तो हमारे पास कितने उसमें, हमें 30 करने का ऑर्डर होता है, नहीं सॉरी 25, हमें 25 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 25 क्वेश्चन करने हैं हमने सी पार्ट में, और 35 क्वेश्चन करने हैं बी पार्ट में। 35, तो 35 हमें किसमें करने हैं, बी में, और सी में कितने करने हैं 25। तो आप ये देख रहे हो कि जो 25 क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं, 4, तो ये टोटल कितना हो गया 100, कितनी होगी 100। और आपके पास जो 35 क्वेश्चन है वो कितना है 2 नंबर का, कितना है 2, तो वो कितना हो गया 70 मार्क्स का। और रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रहा ए पार्ट, वो भी 2 नंबर का होता है, और उसमें हमें करने होते हैं कितने, बाकी जो रिमेनिंग रह गया आपके पास इसमें हमें हमें करने होंगे 15 क्वेश्चन, राइट, तो वो कितने के हो गए 30। तो आपने ध्यान, हमें ये तो वैसे नहीं देखना ये वाला, तो क्योंकि ये बहुत टिपिकल होता है, ये आपको खराब करने के लिए होता है। मेन हमें इस 100 को, ये जो आपका 100 है और आपका ये जो 70 है, इसे बचाना है। तो इस 100 और 70 यानी दोनों को मिला दो तो 200, हमारा टोटल पेपर कितना हो गया 200 का, जिसमें से हम मेन क्या देख रहे हैं 170। और आपने क्या करना है, मैंने को पहले बोला है कि इन 25 में से सी पार्ट में जो 25 क्वेश्चन है उनमें से आपने 100% कितने क्वेश्चन करने हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने जाना है 18 से 20 क्वेश्चन, ये रेंज है आपकी सी पार्ट में, कि आप इसमें सॉल्व करोगे 18 से 20 क्वेश्चन, कितने 18 से 20 क्वेश्चन। और जो आपकी ये है क्या बोलते, बी पार्ट, उसमें आपने 35 क्वेश्चन के लिए लगभग लगभग 25 आपने इसमें चूज करने के लिए 25 तो करने ही करने हैं, कुछ हो जाए 25 क्वेश्चन करने हैं आपने बी में। और लिमिट कितनी है 35 की, जबकि सी पार्ट के अंदर आपने करने हैं 18 से 20 क्वेश्चन। क्योंकि हमें एग्जाम के अंदर ये ऐसा नहीं होता कि आपको टॉप करना है, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक सर्टिफिकेट है जो आपको मतलब एलिजिबल करेगा कि आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो। तो उसमें ये है कि आपके पास क्राइटेरिया ये है कि आप एक पेपर क्रॉस करना है, राइट। तो इसमें हमारे पास क्या है कि यही स्मार्ट है कि आप लोग तो क्या करते हैं पहले, तो अब तो चलो थोड़ी मेरिट हाई जाने लग पड़ी तो हम इतने पे जा रहे हैं, पहले तो लोग सिर्फ बी पार्ट में ऑलमोस्ट, जैसे बी पार्ट में करते थे 15 क्वेश्चन, ठीक है, बी पार्ट में 15 क्वेश्चन किए, और सी पार्ट के अंदर वो करते थे 10 क्वेश्चन, मात्र 10। सोचो देखो अभी कोई बड़ी रेंज है क्या, सिर्फ 15 क्वेश्चन करना बी पार्ट में और 10 क्वेश्चन करना सी पार्ट में, बस इतना टच करते थे और पेपर क्लियर। और आज वो 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था, लोग पूरे पेपर के पीछे पड़े हैं। और जितना ज्यादा आप नेगेटिव में घुसोगे पेपर सारा जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो, सिर्फ वही टच करना है क्वेश्चन। हाँ लेकिन जो मैं अभी आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा जो हमारे टेस्ट हो रहे हैं उसमें आपने सारा टच करना है। आप ये मत सोचो कि मैं गलत हो रहा है या सही हो रहा है, आप पेपर से भिड़ो, पूरे पूरा पेपर से आपने फाइट करनी है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे थे कि हमारे पास जो जाइगोट है, जो आपका जाइगोट है वो क्या बना रहा है, पहले सबसे पहला जो उसने फर्स्ट जो उसने डिवीजन किया आपको क्या दिया, एक तो दी उसने ए बी डिसेंडेंट यानी कि जो आगे प्रोजिनी, और दूसरी उसने आपको क्या दिया P1। P1 क्या आपको पता स्टेम सेल है, और ए बी जो है आगे फर्दर जब डिवाइड करेगा तो ए बी ए, ये आपकी मतलब फाइनलाइज्ड है, मतलब ये लास्ट स्टेप होता है बस। तो ये क्या देता है आपको फर्स्ट, मतलब ए बी ए स्मॉल ए और ए बी पी, ये दो चीजें देता है। ये चीज आपने याद रखनी है कि जो ए बी है जब वो डिवाइड करेगा
वो क्या दे रहा है आपको, ये अब इसकी टर्मिनलाइजेशन हो रही है, ये ABA और ABP दे रहा है। ABA से क्या बन रहा है, फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन। जबकि ABP से क्या बन रहा है, उस कल को जाके उसकी बॉडी की हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन बनेंगे। न्यूरॉन मतलब उसका नर्वस सिस्टम तैयार होगा। मतलब AB आपके लिए से या मेन फॉर्म किस चीज की फॉर्मेशन कर रही है, एक तो फेरिंग्स, एक हाइपोडर्मिस और एक न्यूरॉन उसकी बॉडी का। और ABP वो क्या बना के दे रही है, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन। जबकि जो P1 आपकी जो फर्स्ट जाइगोट के बाद जो फर्स्ट आपकी अनदर स्टेम सेल बनी पोस्टीरियर पार्ट से, तो ये जाइगोट का एंटीरियर पार्ट था, ये पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर वो बनाता है AB, और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या बना रहा है, P1। P1 से आगे बनेगी EMS, क्या बनेगी, EMS। और दूसरी क्या बनेगी, P2। तो जो EMS है वो आगे E और MS में, E और MS में, E क्या बनाएगी, एंडोडर्म। MS क्या बनाएगी, मसल्स और फेरिंग्स। ई से देखो आप याद भी रख सकते हो, ई से क्या बन रहा है, एंडोडर्म। और एम से क्या बन रहा है, मसल, कॉमा फेरिंग्स, कॉमा फेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स यहां भी बन रहा है, यहां भी, मतलब इस फेरिंग्स की फॉर्मेशन में ABA और MS दोनों हेल्प कर रहे हैं। फेरिंग्स क्या होता है, जैसे हम अगर अपनी बॉडी में डिफाइन करें तो फेरिंग्स कहाँ होता है, नहीं मैम, फेरिंग्स कहाँ होता है बॉडी में। सर इसोफेगस एंड नोज के बीच का जो पार्ट है, मतलब हमारा। हाँ, जहां पर एक्चुअली में क्या है कि जो अगर हम बात करें, जैसे मैं मेरे पास ये डायग्राम है, तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैं आपको जोन बता रहा हूँ, ये जो आपके पास जोन आया, ये जो जोन आया इधर वाला, जहां पर सारे आपस में मिल गए, सारी कैविटी है, ऊपर वाली कैविटी क्या है, ये क्या होता है, नेजोफेरिंग्स। ये क्या है आपके पास, बक्कल कैविटी। क्या ये आपकी बक्कल कैविटी, ये क्या है, नेजो, सॉरी, ये बक्कल कैविटी, ये क्या है, नेजो। मतलब यहाँ ये क्या होता है, नॉस्ट्रिल, बाहर से एयर आई और ये आपका आ गया नेजो चैम्बर, है ना। और उसके बाद इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ये क्या होती है, नेजोफेरिंग्स। और ये क्या होती है, ओरोफेरिंग्स। ये ओरोफेरिंग्स, ये नेजोफेरिंग्स, ये लेरेंजियोफेरिंग्स, है ना। जहां पर आपका लैरिंग्स होता है ना, उस वजह से उसको क्या बोलते हैं, लेरेंजियोफेरिंग्स। और ये जो मोस्ट बीच में सेंटर वाली जो आपकी मेन कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। क्या बोलते हो, फेरिंग्स, है ना। ये हमारे केस में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो हम इसी आइगन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ का फेरिंग्स है, उसके ABA भी हेल्प कर रही है और EB। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो P1 है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, EMS और P2 के अंदर। तो जो EMS है वो आपके लिए क्या बना रहा है, वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, EMS। ई बना रही है एंडोडर्म उसमें से, और MS क्या बना रही है, मसल्स और फेरिंग्स। उसका बाद उसने कहा जो P2 है फर्दर डिवाइड कर रहा है, P2 फर्दर डिवाइड कर रहा है, और क्या बना के दे रहा है आपको, C और P3। जो C है वो बॉडी के लिए मसल्स और न्यूरॉन बना रही है, जबकि जो P3 है वो भी आपकी स्टेम सेल फर्दर डिवाइड करेगी आगे, और आपको बना के क्या दे रही है, मसल्स, है ना। जो आपकी P3 है वो आगे, तो ये बना, ये क्या बनी है, D। ये कौन सा है, D। तो सबसे पहले क्या बना, AB, फिर EMS, उसके बाद C, उसके बाद D। तो P3 हमें क्या बना के दे रही है, D और P4। तो जो D है वो आगे जाके फर्दर मसल्स बनाएगी, और P4 है वो आगे जाके क्या बनाएगा, आपके लिए क्या बना रहा है वो, जर्म लाइन सेल्स। क्या बना रही है बेटा, जर्म लाइन सेल, यानी कि Z2। थोड़ा जूम कर दिया मैंने, ये क्या बना रहा है, Z2 और Z3। तो ये क्या है, जर्म लाइन सेल्स। मतलब इनसे वो अपनी जर्म सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। तो कहता है कि इस तरीके से अगर हम बात करें, स्टेम सेल थी P1, P2, P3, P4। जबकि फाउंडर सेल क्या थी हमारे पास, ये बीच में कुछ नहीं है बेटा, ये रखना, ये कुछ नहीं है, ये काटा हुआ है मैंने, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेम सेल्स है,
वो है P1 P2 P3 P4। ये P1 P2 P3 P4। जबकि जो फाउंडर सेल है, फाउंडर सेल कौन कौन सी है? AB E MS C और D। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, जो पहली फाउंडर सेल बनी उसका नाम था AB। AB फर्दर डिफरेंशिएट हुई ABA और ABP में। जो ABA है वो बना रहा है फेरिंग्स हाइपोडर्मिस न्यूरॉन, और ABP क्या बना रहा है? हाइपोडर्मिस न्यूरॉन। तो ये आपसे पूछेगा कि P3 क्या बनाती है, ऐसे पूछता है डायरेक्ट। P2 क्या बनाता है, तो आप बोलोगे P2 बनाता है C और P3। या बोलेगा P1 क्या बनाता है, और या फिर ऐसे पूछ सकता है कि E से क्या, कौन सी लेयर बनती है, ये कौन सी चीजें बनती हैं। सी से क्या बनता है, ABP से क्या बनता है। तो ये पूरा डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी देखेंगे कि ये P1 से P2 ही क्यों बिहेव कर रही है, और P3 क्यों बना रही है, या EMS क्यों बिहेव कर रही है, वो सब सारी चीजें अभी आएंगी। बस क्या हुआ कि जो स्टेम सेल है वो क्या बना रही है? P1 P2 P3 और P4। और जो फाउंडर सेल है ABE MS और C और D है। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। अब जब ये आपका जो सी एलिगन है जब मैच्योर होगा, तो ये इसका डिजाइन है, ऐसा दिखती है। वो फिश है क्योंकि एक्वाटिक एनिमल है, तो इस तरीके का दिखता है ये। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे जैसे आप पोस्टीरियर पार्ट में जाओगे ना, जैसे जैसे आप पोस्टीरियर पार्ट में, जैसे पीछे की तरफ आप जाओगे, ये कौन सा पार्ट होता है? एंटीरियर पार्ट। और पीछे की तरफ क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट। जैसे जैसे पीछे पार्ट में जाओगे, तो जो सेल्स की जो पोटेंशियलिटी है, उसके अंदर जो पावर है, कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट होती जाती है। मतलब इसका डिजाइन कैसा है? इस तरीके से है। ऐसा है। तो जैसे जैसे आप बॉडी में कहाँ जाओगी, बॉडी में आप नीचे की तरफ जा रही है ना, पीछे की तरफ, पोस्टीरियर साइड पर। तो यहाँ पर जो सेल्स है, बॉडी में जो सेल्स लगी हैं, अब आपको पता है वो सेल्स का जो काउंट है वो पूरा इक्वल है ना? जितनी बॉडी के अंदर सेल्स मिल रही है हमें, वो इक्वल नंबर की है। वो कितनी है आपके पास? 959। कितनी है? 959, तुम्हें पता है? इतनी सेल्स आपको कहाँ मिल रही है? बॉडी के अंदर। और जैसे जैसे पीछे जाते जाओगे, तो सेल्स पावर है कि जो पोटेंशियलिटी है वो डिक्रीज होती जाती है। जितनी वो आगे रहेंगी, आगे वाली सेल्स हाईली पोटेंशियल है, पीछे वाली का अंदर पोटेंशियलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके। आगे कहता है कि अगर हम देखें सी आई के बारे में, अब हम और डेप्थ में जाने वाले हैं। थोड़ा सा ये हल्का सा टिपिकल है पिछले प्रीवियस वाले टॉपिक से। तो थोड़ा सा अपने याद रखना है चीज़ों को, है ना? वो तभी याद रहती है जब आप डेली रिवीजन और अपने पर्टिकुलर नोट्स को अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर हम बात करें सी एलिगन की, तो सी एलिगन में क्या हो रहा है? पता है, शो बोथ कंडीशनल एंड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ये तुमने पहले बात की कि जितनी भी स्टेम सेल है वो तो ऑटोनोम, क्योंकि स्टेम सेल ऑटोमेटेड होती है, वो अपने आप काम करती है। लेकिन बाकी जो सेल्स है वो आपकी स्टेम सेल की जो सिग्नलिंग होती है उसकी हेल्प से वो फंक्शनेट होती है ना? वो सिग्नल कैसा है? पैरा मतलब एक से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्टेम सेल है, तो स्टेम सेल के पास क्या होता है? एक ऑर्डर देने के लिए उसके पास एक लाइगेंड होता है, और उसको उस सिग्नल को समझने के लिए अगली दूसरी नेबरिंग सेल के पास एक रिसेप्टर होता है। तो इसने ये जो पहले वाली सेल है, फर्स्ट सेल, है ना? ये जो सेल है, ये कोई ऑर्डर कर रही है, और वो ऑर्डर इस लाइगेंड की फॉर्म में जा रहा है, और उसका रिसेप्टर, पर्टिकुलर रिसेप्टर इसके पास है, तो वो समझ रही है उसकी बात को। तो इस तरीके से मैस ये आपकी क्या है? स्टेम सेल है। तो ये इस तरीके से इसको मॉडिफाइड करिए, ये किसी में भी, ये स्टेम सेल इसको कुछ भी करवा सकती है, कुछ किसी में भी बदल सकती है। स्टिमुलेशन ही देगी, ये काम नहीं करेगा। तो ये तो एक टाइप का हो गया, है ना? और एक क्या होता है, ये तो इसको बोलते हैं जस्टाक्राइन। एक होता है पैराक्राइन सिग्नल, जिसमें क्या होता है कि सेल कुछ बाहर की तरफ सिक्रीट कर रही है, इसने कुछ सिक्रीट किया, कुछ कोई केमिकल सिक्रीट किया बाहर की तरफ, और वो केमिकल जो भी कुछ था, ये जो केमिकल था
वो धीरे धीरे आपके लिक्विड में आया, और लिक्विड के आने के बाद वो उसके भी रिसेप्टर तो इसके भी होंगे, इनके भी रिसेप्टर ही मिलेंगे आपको। तो पर ये है कि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, और दूर तक जो सेल्स है बॉड मेरे मतलब इसकी अप्रोच से जो काफी दूर सेल है उनको भी वो अपना वो केमिकल उनके ऊपर डाल सकता है, तो वो यहाँ के चिपक जाएंगे इस तरीके से। तो लेकिन ये जो पहले वाली सिचुएशन है, इसके लिए तो ये एक कंडीशन मस्ट है कि भाई आपको एक दूसरे का नेबरिंग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये तो लाइगेंड क्या बोलते हैं आपस में ये जो ये एसोसिएशन बना रहे हैं, है ना, उनके बीच में ऐसे एसोसिएशन बन रहा है। तो इसके लिए क्लोज होना एक मतलब कंपल्शन है कि दोनों सेल्स, एक आपकी स्टेम सेल और दूसरी जो जो भी आपकी सेल्स है वो एक दूसरे के बगल में होनी चाहिए। बट अगर वो केमिकल सिक्रेट कर रहा है, पैराक्राइन आपके पास है सिग्नल, तो उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए आप मतलब बॉडी में कहीं पे भी है तो वो आपको सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है ना। लेकिन सिग्नल तभी काम करेगी जब आप उसको सिग्नल प्रोवाइड करोगे। अब वो जस्टाक्राइन है या पैराक्राइन है वो तो डिपेंड करता है कि सिग्नल किस टाइप का है। तो उसने कहा कि भाई ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है बोथ कंडीशनल एंड ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, है ना। जो सी एलिगन है वो आपको कंडीशनल और ऑटोनोमस दोनों स्पेसिफिकेशन दिखाता है। तो पहले उसने बात की ए बी फाउंडर सेल और P1 स्टेम सेल। तो जो आपकी सबसे पहले वाली जो क्या जो आपकी सबसे फर्स्ट जो स्टेम सेल है जिसको आप जाइगोट बोलते हैं यानी P0, वो दो पार्ट में टूट जाती है ना। और वो दो पार्ट में आपके एक तो वो बनाती है P1, और एक क्या बनाती है वो ए बी। तो आपकी जो P0 है वो क्या दो में टूटती है, P1 और AB1 में, इतनी में बातें पता है। तो यहाँ पे उसने कहा कि जो आपकी ये देखो ये हमने बनाई है जो P0 है उसने दो सेल बनाई, और देखो दोनों का डिजाइन अनइक्वल है, एक बड़ी एक छोटी। जो बड़ी है उसको आप बोल रहे हो P1, और जो जो छोटी है सॉरी उसको बोल रहे हैं P1, जो स्टेम सेल की तरह बिहेव करेगी। और ए बी आपकी साइज में कैसी है, बड़ी। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन हुआ है वो एसिमेट्रिकल हुआ है, मतलब आपने सही तरीके से उसको डिवाइड नहीं किया अपनी नेक्स्ट प्रोजिनी के अंदर, है ना। तो जो P1 है वो क्या है, जनरेटिंग सेल जनरेटिंग है, इट वुड नॉर्मली मेक, है ना। और जो ए बी है वो क्या बना रही है आगे, ABP और ABA। क्या बना रही है, ABP और ABA, जिसमें ए बी जो है वो आपके लिए क्या बनाएगी, फेरेंजियल सेल, क्या बनाएगी, फेरेंजियल सेल्स बनाएगी, है ना। तो ये देखो हमारे पास बन गई। तो यहाँ हमारे पास जो एक बनी। अब यहाँ यहाँ तो ये देखो अटैच है। अब देखो कितना खतरनाक काम होने वाला है। जब P1 और AB अटैच थी तब तो ये चीजें हो रही थी, लेकिन आपने क्या कर दिया उनका सेपरेशन, मतलब P1 AB से दूर चली गई। समझ रही बात, आपकी P1 जो सेल है वो क्या हो गया है, वो दूर चली गई है। P1 जो है वो AB से अलग है। तब P1 क्या कर रही है, जनरेटिंग ऑफ ऑल सेल इट वुड नॉर्मली मेक। P1 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। P1 जब इसका चिपकी थी तब भी वो क्या कर रही थी, जनरेटिंग ऑल सेल, वो सभी टाइप की सेल्स को बना सकती है। मतलब P1 से आप अब आगे P2 P3 P4 EMS C और D सब कुछ बना सकते हो। देखो क्वेश्चन ये क्या निकलेगा आपसे, वो पूछेगा कि जो आप जैसे ऐसे पूछ सकता है कि P3 से आप क्या बना सकते हो, P3 से आप क्या बना सकते हो। तो P3 से P1 और P2 बन सकता है क्या, महिमा आंसर करना। P3 से P1 और P2 बनती है। यस सर। नहीं बेटा, यही तो बात है कि मेरे पास क्या है, P1 P2 P3 P4, ये आगे की तरफ चल रहा है ना, प्रोसेस कभी रिवर्सिबल नहीं होगा। ये सारी स्टेम सेल है, लेकिन ये भी स्पेसिफाई है, मतलब कि आप P1 से P2 बना सकते हो, P2 से P3 बना सकते हो, और P3 से क्या बना सकते हो, P4। लेकिन ये वापस नहीं चलेगा कि मैं P4 से P1 बना लूं। अगर ऐसा तो फिर मैं इनको इनकी नेमिंग क्यों करता, और P4 से मैं P2 बना लूं, P4 से मैं P3 बना लूं।
आप ये आगे वाली, अब आपसे पूछता है कि P1 से क्या बन सकता है, तो आप बोलोगे P1 से हम P4 बना सकते हैं, P1 से हम P3 बना सकते हैं, और P1 से हम P2 बना सकते हैं। समझ आया आप लोगों को? तो ये वाले जो बैक वाले प्रोसेस है कि P1 से P3 से आप P2 बना सकते हो, या P3 से P1 बना सकते हो, तो ये बैक वाले रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होंगे। समझ आया? समझ आया सभी को? यस सर, जी आगे सर। समझ। और लेकिन जो आगे वाले फॉरवर्ड प्रोसेस है वो सारे हो सकते हैं। समझ आ गई बात? सभी को समझ आ गई है? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो यहाँ पर उसने कहा, क्या बोला कि, और दूसरी बात, अब आपको पता है कि जो जो स्टेम सेल होती है उसके पास तो सारी पावर होती है, आगे वाली जितनी भी सेल्स आएंगी उनको वो बना सकती है ना? तो अब यहाँ पर उसने बोला कि जब जब वो दोनों खड़े थे एक साथ चिपक के खड़े थे, चिपकने का मतलब है कि आपको पता है कि यहाँ पर आराम से आपका जो जस्टाक्राइन वाला सिग्नल है वो चलता है, मतलब उसमें आपकी P1 स्टिमुलेट कर रही होगी कुछ ना कुछ काम करने के लिए AB को। तो उस टाइम पर क्या होगा, अब P1 कैसे जनरेटिंग ऑल सेल्स, P1 सब कुछ बना सकती है, इट वुड नॉर्मली मेक, जो नॉर्मल ये करती है सारे काम कर रही है, चाहे वो चिपका के खड़ा कर दो चाहे अलग कर दो। लेकिन जो AB है, जब वो P1 के साथ चिपक के खड़ा है तो वो क्या बना रहा है, दो टाइप की सेल, ABP और APA। और ये कैसी सेल्स बन रही है, फ्रेंजियल सेल्स। कैसी सेल बना रहा है, फ्रेंजियल, है ना? लेकिन अगर आप P1 को AB से अलग कर दोगे तो क्या होगा, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन ऑफ द फ्रेंजियल सेल। अगर आपने अगर आपने इन दोनों को अलग कर दिया तो ये फ्यूचर में जाके आपके लिए क्या नहीं बनाएंगी, फेरेंजियल सेल्स नहीं बनाएगी, और बहुत थोड़ी सी सेल बना पाएगा ये, बहुत थोड़ी टाइप की, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेल फॉर्मेशन, मतलब इससे इक्का दुक्का सेल बनेगी, इससे कुछ काम नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बगल में ये खड़ी रहेगी कौन, P1, तो ये क्या बनाएगा फिर, जो ये नॉर्मल बनाता है, क्या बनाता है, फ्रेंजियल सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। मतलब कि ए बी कैसा काम कर रही है, कंडीशनल स्पेसिफाइड है, जबकि P1 क्या है, ऑटोनोमस स्पेसिफाइड है, मतलब ये चाहे इसको किसी के साथ रखो चाहे ना रखो, ये जो बनाने वाला है वो बना के ही रहेगा। लेकिन ये तभी वो काम करता है जब बगल में कौन खड़ा हो, P1। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आप अगले सेकंड स्टेप पे आ गए। तो EMS फाउंडर सेल और P2 स्टेम सेल, जब P2 और EMS दोनों चिपक के खड़े हैं, ये अगला स्टेप आ गया सेकंड वाला, कि जब P1 से हमने क्या बनाया था, सॉरी P0 से हमने क्या बनाया था, AB और P1 दो बनी थी आपकी। तो AB ने आगे क्या, वो हमें पता लग गया, जब AB चिपक के काम कर रही है, अलग से काम कर रही है। अब हम P1 को देख लेते हैं, P1 तो अपना काम करेगी करेगी आगे। तो आगे जो आपकी जो P1 है वो दो सेल बना रही है। P1 ने आगे क्या किया, अपने आप को दो में मॉडिफाइड किया, उसने यार एक बनाया, छोटी सेल बनाई P2, और बड़ी सेल क्या बनाई, EMS। अगर P2 और EMS दोनों एक साथ खड़ी हैं तो P2 तो वही अपना नॉर्मल काम करेगी, आगे क्या बनाएगी वो, P2 का आगे का काम क्या है, C और P3 को बनाना। P2 का काम क्या है, C और P3 होगी, जो भी चीज चलेगी, मतलब आगे P2 P3, मतलब P2 से जो P3 P4 और उसके अलावा जो C और D वो बनेगा बनेगा, और Z2 और Z3 वो सब बना सकती है। लेकिन जो EMS है वो जब साथ में खड़ी है तो क्या बना रहे, E और MS। E से क्या बन रहा है, एंडोडर्म, MS से क्या बन रहा है, मसल और फेरिंग्स। लेकिन अगर आपने उनको क्या कर दिया, पहले सेपरेट कर दिया, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो और उनको आपने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो वो क्या बनेंगे, P2 और EMS। तो P2 तो वो जनरल अपना काम कर ही रही है क्योंकि ये ऑटोनॉमसली स्पेसिफाइड है। लेकिन अगर आप EMS में चले गए तो EMS अब क्या कर रहा है, स्मॉल सेल फॉर्मेशन, यानी कि अब ये वो नहीं बना पा रहा जो पहले बनाता था, यानी ये एंडोडर्म और मसल फेरिंग्स की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा। सेम एज इट इज पहले वाला बात हो रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जैसे दोनों साथ में काम कर रहे हैं, P1 और AB एक साथ में काम कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे थे, ABP और ABA। ABP क्या बना रहा था, फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस, न्यूरॉन्स, सॉरी हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन। और ABA क्या बना रहा था आपके लिए, फेरिंग्स, हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन, है ना? ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, मतलब ये टोटल अगर हम दोनों की बात करें तो ये कहते हैं हाइपोफरेंजियल सेल्स आपके लिए फॉर्मेशन होते हैं जब साथ में होते हैं। तो मतलब P1 जो है वो क्या कर रहा है, AB को बनाने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, उसको सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो P2 है आपके पास,
जो आपके पास P2 है वो क्या कर रहा है, जब ईएमएस के साथ खड़ा है तो वो उसको भी क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, और उस वजह से वो क्या बना पा रहा है, एंडोडर्म मसल्स और फेरिंग्स। जबकि अलग कर दिया तो P2 तो अपना काम करती रहेगी जैसे करती है, और ये नहीं कर पा रही। ये अब थोड़ी सी सेल बनाई है, वो भी वो नहीं बन पा रही जो बनानी चाहिए थी, स्पेसिफाइड है। तो क्वेश्चन आपसे बेटा यहाँ यहाँ ये पूछ सकता है कि P2 कैसी है, आप बोलोगे ऑटोनोमसली। वो पूछेगा एमएस कैसी सेल है, या ना ई एम एस सेल कैसी है, तो आपका आंसर होगा क्या वो कौन सी सेल बना रहे हैं बेटा, कंडीशनल स्पेसिफाइड। कैसे बन रही है बेटा, कंडीशनल स्पेसिफाइड। अब आप देख रहे हो ना, ये क्या था, ईएमएस थी, क्या थी, ईएमएस। यहाँ पे ये क्या बना रहा था, ई और एमएस दोनों को बाइफरकेट कर रहा था। लेकिन जब उसके पास क्या नहीं मिल रहा, उसको उसको P2 साथ, P2 का साथ नहीं मिल रहा, बगल में नहीं खड़ी, तो दोनों एमएस एमएस बना रहा है वो। एमएस एमएस क्या बना रहा है बेटा, एमएस एमएस। ई है ही नहीं, क्योंकि वो बाइफरकेट हो ही नहीं पाता, मतलब फिर वो डिफरेंशिएशन नहीं आती उसके अंदर करने उसको, जब तक P2 के साथ नहीं खड़ा और उसको सिग्नल नहीं दे रहा। तो जब आप ईएमएस और P2 को प्लस करके पीछे वाली डायरेक्शन चलाओगे, मतलब दोनों चिपक के खड़े हैं, इसे रिकम्बाइन कर रहे हो, तो ये ऐसी सी चीजें बना रहे हैं। क्या समझ आ गया आपको ये वाला स्टेप, सभी को समझ आ गया? यस सर। यस सर। अब थोड़ा सा और एक स्टेप हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा और थोड़ा वो आपको टिपिकल सा लगेगा, पर है बड़े मजेदार। बात वही है सारी कुछ, लेकिन थोड़ा सा आपने और देखना है। अब आगे आपके पास सिग्नलिंग पाथवे, ये कैसे काम कर रहे हैं। सिग्नलिंग पाथवे में हम क्या देख रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इतना में क्या हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, सिग्नलिंग पाथ में क्या होता है कि कहता है जो स्किन वन है, आपके पास एक जीन है, फैक्टर है, स्किन वन। स्किन वन क्या कर रहा है, वो स्किन वन जो आपकी ईएमएस है, राइट, उसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है मेड वन और मेड टू के अंदर। ध्यान देना जरा, स्किन वन जो है वो कन्वर्ट हुआ है मेड वन या मेड टू, या ऐसे कह सकते हो स्किन वन ने एक्टिवेट किया है मेड वन और मेड टू को, या बनाया है, एक ही बात होती है। स्किन वन, SKN1, ये फैक्टर्स होते हैं, ये याद करने पड़ेंगे। जो स्किन वन है वो मेड वन और मेड टू बना रहे हैं, और जब मेड वन और मेड टू बन जाएंगे, तो जो आपकी ईएमएस है वो दो चीजों में टूटती है। अभी हमने बात की ना कि जो आपकी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो P2 है वो छोटी है, तो कौन खड़ा है, EMS, किसमें खड़ा है, क्या बना रहा है, EMS। अब जब P2 आपके साथ खड़ी है बगल में ना, तो अब वो क्या कर रहा है, वो कहता है कि सिग्नलिंग पाथवे देख रहे हैं हम, कि सिग्नलिंग पाथवे में मतलब कब वो MS बना रहा है और कब वो EE बना रहा है ना, मतलब अब ये सब कुछ ना कुछ तो सिग्नल दे रहा होगा। तो उसकी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा, क्या बिहेव करेगा आगे। तो कहता है कि हमारे पास ईएमएस के अंदर क्या होता है, स्किन वन एक जीन्स होते हैं, वो आगे मेड वन और मेड टू की फॉर्मेशन करते हैं। ये मेड वन और मेड टू ईएमएस के अंदर क्या करते हैं, ई को बनाते हैं और एमएस को बनाते हैं। बहुत ध्यान से रखना, ई को बनाते हैं। अगर ईएमएस ई बना लिया तो एंडोडर्म बनेगी, और एमएस बन गया तो मसल फेरिंग्स बनेंगी, मसल्स और बॉडी के अंदर फेरिंग्स की फॉर्मेशन होगी। इतनी बात हमें पता है। लेकिन वो कहता है जो P2 है आपके पास, ये वाला, ये जो P2 है, अगर P2 क्या कर रहा है, अगर P2 सिक्रीट कर रहा है मॉम टू, ये याद करने पड़ेंगे, बहुत टिपिकल है लेकिन याद करने पड़ेंगे, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखो, जो P2 है, अगर एक वो सिग्नल्स प्रोड्यूस कर रहा है क्या, मॉम टू, मॉम टू जब सिग्नल प्रोड्यूस होता है, मतलब अब आपकी P2 उसके बगल में खड़ी है, किसके बगल में खड़ी है, मतलब जो आपकी, जो इससे पीछे वाली स्टेप क्या था, मतलब ये दोनों किससे बने हैं, ये दोनों बने P1 से। P1 से क्या बने हैं, P2 और EMS। और आप अभी ये मानो, पहली सिचुएशन ये मानो कि दोनों एक साथ साथ खड़े हैं, मतलब P2 और EMS एक साथ खड़े हैं। और जब ऐसा है तो P2 क्या करेगा, एक सिग्नल सिक्रीट करेगा, और P2 जो सिग्नल सिक्रीट करेगा वो होगा, एक सिक्रीट करेगा वो मॉम टू। और मॉम टू क्या होता है, वो EMS को कन्वर्ट कर देता है ई में। अगर मॉम टू है तो EMS अच्छे तरीके से
वेल प्रिपेयर तरीके से ईएमएस का एक पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा ई के अंदर। किसके अंदर होगा? ई के अंदर। समझ आ रही बात? और जब ई बनेगा तो ई के अंदर हमें क्या मिलेगा? मॉम 5 और फ्रीजल्ड, ये दो फैक्टर मिलेंगे जब आपका ईएमएस मॉम 2 की प्रेजेंस में। और मॉम 2 से किसने दिया? P2 ने दिया। अगर ये P2 ने मॉम 2 दिया तो वो किसमें कन्वर्ट होगा? ई के अंदर। और ई में क्या है? मॉम 5 और फ्रीजल, वो हेल्प करेंगे ई को बदलने में। किसमें? एंडोडर्म के अंदर। इसमें बदलने में हेल्प करेंगे एंडोडर्म में। सेम एज इट इज उसने कहा अगर P2 ने क्या किया? मॉम 2 दिया तो फिर ये आपका प्रमोट हो रहा है। लेकिन उसने कहा अगर क्या किया? पॉप 1 को रिलीज किया। किसको? पॉप 1। नॉर्मली P2 उसको इनिबिट करता है। जो आप पहला देख रहे हो P2 क्या करता है? मॉम 2 को रिलीज करता है, एक्टिवेट करता है। और क्या करता है साथ में? वो पॉप 1 को इनहिबिट करता है। P2 जो आपकी कौन सी सेल है? स्टेम सेल है। P2 की आपकी स्टेम सेल है, वो क्या कर रही है? पॉप 1 को क्या करती है? इनहिबिट करती है। और जब पॉप 1 इनहिबिट हो जाता है, जब जो आपका पॉप 1 है अगर वो इनहिबिट हो गया है, मतलब काम नहीं कर रहा, तो वो इस प्रोसेस को क्या क्या नहीं कर पाएगा? एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। और आप अभी इसको छोड़ दो कि नॉर्मली पॉप 1 को देखो पहले, तो पॉप 1 क्या कर रहा है? एक तो वो ईएमएस को बदलने नहीं दे रहा ई के अंदर, लेकिन वो ईएमएस को बदलने दे रहा है एमएस के अंदर। और अगर P2 एक्टिवेट है तो P2 क्या करेगा? P2 पॉप 1 को काम नहीं करने देगा। और अगर पॉप 1 काम नहीं करेगा तो ये वाली रिएक्शन तो चल, पर ये नहीं चलेगी। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? सर ये फिर से सर ये बताना। पॉप वन वाला नहीं आया समझ में। हाँ, एक मिनट थोड़ा, एक मिनट देखना, फिर से देखना, बात करें। ये कहता है अगर पहले आप P2 को भूल जाओ, पॉप 1 का काम देखो। पॉप 1 क्या करता है? पॉप 1 का नॉर्मल काम है कि वो ईएमएस को ई में नहीं बदलने देता। इतनी बात समझ आ गई? पॉप 1 का मेन काम है कि वो ईएमएस को ई में नहीं बदलने देगा। वो क्या करेगा? वो ईएमएस को बदलेगा एमएस में। ये पॉप 1 का काम है। लेकिन अगर P2 अवेलेबल है तो P2 क्या करेगी? पॉप को क्या कर देगी? हाइड। तो जब पॉप हाइड हो जाएगा, मतलब पॉप को उसने रोक रखा है, तो पॉप फिर ईएमएस को बदल नहीं पाएगा एमएस के अंदर। समझ आ रही बात है? हाँ जी समझ सर। आया? यस सर। और जब पॉप आपका नॉन फंक्शनल है तो वो इसको रोक भी नहीं पाएगा इस प्रोसेस को, क्योंकि इसका मेन काम क्या है? इस प्रोसेस को ईएमएस को ई में बदलने से रोकना। तो ये रोक नहीं पाएगा, तो ये आराम से ई में बदलता रहेगा। और अगर P2 नहीं है, अगर P2 नहीं है तो पॉप 1 फ्री होके काम करेगा और वो ईएमएस को बदल देगा एमएस के अंदर। और इसमें आपकी हेल्प एक और करेगा फैक्टर जिसका नाम है TPX35। कौन है? TPX35। और बदल जा रही है आपकी मसल सर फायरिंग्स। अब कौन? सर हाँ जी, हाँ सर जी, हाँ अगर जी। जैसे सर अगर जैसे P2 नहीं है ना, तो हाँ, हाँ, ईएमएस ऑल टाइम फिर एमएस में कन्वर्ट होता रहेगा, फिर एंडोडर्मिस नहीं बनेगी। हाँ, शाबाश। ये मेन फंडा, मतलब कि अगर आपके पास P2 नहीं है, P2 नहीं है तो नॉर्मली हमारे पास क्या हो रहा है? P2 नहीं है तो पॉप 1 आजादी से काम कर रहा है और ईएमएस हमेशा क्या बनाता रहेगा? एमएस। क्योंकि पॉप 1 एंडोडर्म वाली यानी ई वाली जो लाइनेज है उसको नहीं करने देगा कवर। और अगर आपका P2 क्या है? प्रेजेंट है। P2 अगर प्रेजेंट है तो वो मॉम 2 बनाएगा और मॉम 2 के बनने से आपकी क्या बनेगी? ईएमएस हमेशा किस में कन्वर्ट होगी? ई में। क्यों? उसने क्या कर दिया है? इस प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहा है और पॉप 1 को वो रोक देगा। पॉप 1 जब नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो वो ईएमएस को ई वाले कन्वर्ट होने से रोकेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पर जब P2 प्रेजेंट है तो ई बन रही है, P2 प्रेजेंट नहीं है तो एमएस बन रहा है। इतना आपने दिमाग में रखना है। लेकिन मेन कौन काम कर रहे हैं वो भी देंगे कि मॉम 2 यहां पर अवेलेबल है। P2 के बनने से मॉम 2 आया। क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंकअप है तो इनको याद रखना पड़ेगा। P2 एक्टिवेटेड है तो मॉम 2 काम कर रहा है। मॉम 2 आगे मॉम 5 और फ्रिजल्ड को एक्टिवेट कर रहा है ई के अंदर और उससे वो एंडोडर्म बना पा रहा है। सेम एज इट इज अगर P2 अवेलेबल नहीं है तो पॉप 1 एक्टिवेटेड होकर काम कर रहा है, फंक्शनल है, और वो
ये वाले पहले वाले फंक्शन को रोक रहा है और दूसरे वाले फंक्शन यानी कि वो TPX35 को एक्टिवेट करके EMS को कन्वर्ट कर रहा है MS के अंदर। समझ आ गई बात? यस सर। यस तो सर। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे यहाँ पे उसने बोला ना, एक क्वेश्चन दिया है कि P2 स्टेम सेल रिमूव्ड एट 4 सेल स्टेज। कहता है अगर, क्योंकि आपको सेल्स याद नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अब आपको पता है कि जाइगोट है, जाइगोट पहले किसमें टूटता है, आपको याद होना चाहिए P1 और साथ में क्या बनती है AB। अब उसने बोला 4 सेल स्टेज, तो 4 सेल स्टेज क्या हो जाएगी इससे आगे। अब हम जब आगे जाएंगे तो आगे क्या आने वाला है, AB 2 में टूटेगा और P1 2 में टूटेगा। तो इसने क्या बनाया होगा यहाँ पे ABA, और यहाँ पे क्या बना होगा ABP, और यहाँ पे क्या बना होगा EMS, और यहाँ पे क्या बना होगा P2। तो वो आपसे पूछ रहा है कि P2 स्टेम सेल रिमूव्ड एट 4 सेल स्टेज। तो कहते हैं जब जब आपका जाइगोट 4 सेल स्टेज में होता है और उस स्टेज पर अगर आप P2 को भगा दो, P2 को खत्म कर दो, तो मैम ये बताओ P2 अगर आप वहां से रिमूव कर दोगे तो कौन सा लाइनेज चलेगा? अगर सर एक P2 बार आपकी फिर रिमूव, पूछना। मैं पूछ रहा हूं, इफ एट 4 सेल स्टेज इफ यू डिलीट द P2 स्टेम सेल, अगर आप P2 स्टेम सेल को हटा दो तो आगे क्या होगा, फंक्शन क्या चलेगा फिर आगे? मैंने P2 को हटा दिया, ये EMS P2 बनी ना। EMS हाँ जी, वाला ही चलेगा सर सारा। नहीं नहीं, मतलब मैंने P2 को रिमूव कर दिया ना, तो आगे आगे जो EMS बनी थी वो क्या बनाएगी मतलब? अच्छा EMS बनाएगी सर, E and MS एंड एंडोडर्मिस और वो MS मसल्स और पेरेंट्स। नो मैम, अगर P2 अगर मैं क्या कर रहा हूँ, P2 को अगर मैंने डिलीट कर दिया, अगर मैंने P2 को डिलीट कर दिया तो हमेशा फिर क्या बनने वाला है MS। यही तो पूछ रहा हूं मैं, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से देखिए आप, हमने कहा कि अगर आप P2 को हटा दो 4 टाइम्स, अब देखो यहाँ पर क्या है EMS, अगर आपने P2 हटा दी तो हमेशा EMS क्या बनाएगा MS, क्या बनाएगा MS। समझ रही बात? क्वेश्चन पूछूं कि POP1 की डेफिशिएंसी है, POP1 काम नहीं कर रहा या उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हुआ है, तो EMS किस क्या बनाएगा हमेशा एंडोडर्म, क्या बनाएगा E बनाएगा वो। क्लियर हो रहा है महिमा, क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? तो एक बार दोबारा देख लो आप कि हम यहाँ बात करें कि उसने बोला कि मेरे पास सबसे पहले क्या था स्किन वन EMS के अंदर अपने आप को एक्टिवेट करवाते हैं MED1 और MED2 के अंदर, MED1 और MED2 के अंदर। ये MED1 और MED2 अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग काम करेंगे। MED1 MED2 EMS को बदलना चाह रहे हैं, या तो वो E में बदल देंगे या उसको MS में बदल देंगे। MED1 और MED2 EMS को दो, क्योंकि आगे बननी तो है E और MS, E और MS, लेकिन उसमें फर्क किसका पड़ रहा है, जो आपकी P2 है। कहता है अगर P2 अवेलेबल है, अगर P2 आपकी क्या कर रही है, फंक्शनल है, काम कर रही है, तो क्या होगा, तो हमेशा हमें क्या मिलेगा एंड E मिलेगी। अगर P2 एक्टिवेटेड है, अगर P2 एक्टिवेट है तो वो क्या बनाएगा मॉम टू से क्या बनेगा फ्रेजल और मॉम 5 जो EMS को कन्वर्ट करेंगे E के अंदर। लेकिन अगर P2 एक्टिवेट नहीं है तो क्या होगा, POP1 आपका फंक्शनल है इसका मतलब, और जब POP1 फंक्शनल है तो वो EMS को E में बदलने से क्या करेगा इनहिबिट, बट वो TBX35 की प्रेजेंस में पॉप वन EMS को बदल देगा MS के अंदर। समझ आ गया? दोनों को समझ आया? यस सर। हाँ जी सर। आप इसको खुद करो, एनालाइज करो, दिमाग में बात पूरी एक स्टोरी बनाओ कि सिंपल सी बात है, अगर आपका P2 क्या है अवेलेबल है तो E बन रही है, P2 अवेलेबल नहीं है तो MS बन रहा है। बस इतनी याद रखनी है आपने। क्लियर हो रहा है? यस सर।
इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूँ, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि POP1 अगर नॉन फंक्शनल है, POP1 अगर नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर पा रहा, तो मतलब EMS से क्या बन रही होगी, E। अगर POP1 क्या है, फंक्शनल है, अगर POP1 फंक्शनल है तो E नहीं बनेगी, तो फिर क्या बनेगा, MS। क्या बनेगा, MS। क्लियर हो गया मैम? हाँ जी सर। और क्या बोल सकता कोई? MOM2 अगर एक्टिवेट है, MOM2 एक्टिवेट है तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग हुआ कि P2 काम कर रहा है वहां पे। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है कि MOM2 P2 एक्टिवेट है। एक्टिवेटेड है। हाँ, अगर वो कह रहा है कि MOM2 एक्टिवेटेड है तो मतलब EMS किस में बदल रहा होगा, E के अंदर। MOM2 डेफिशिएंसी है MOM2 की, या MOM2 नॉन फंक्शनल है, मतलब आप क्या करवा रहे हो, EMS को MS में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, हम ये कहेंगे अगर MOM2 एक्टिवेट होगा तो MOM5 भी काम करेंगे, फ्रिजल भी काम करेगा, राइट। TBX35 को पूछता है, TBX35 नॉन फंक्शनल है, मतलब उसको POP1 से एक्टिवेशन नहीं मिल रहा, तो TBX35 अगर नॉन फंक्शनल है तो MS भी नहीं बनेगा। समझ आ गई? सारे आपको चीजें समझ आ गई, सारी साइड सभी तरीके से समझ रहे हो क्वेश्चन को? यस सर। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके हमारे पास आगे जो नेक्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन आएगी उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रोल ऑफ द AB फाउंडर सेल। जो हमारी AB था वो आगे कन्वर्ट होता था किसके अंदर, अब वो देख लेते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आगे हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट सेल है, तो जो हमारे पास जो आपका P0 था ना, जो आपके पास P0 थी वो दो में डिवाइड हो रही थी। P0 जो थी, जो आपका जाइगोट था वो डिवाइड हो रहा था, एक तो बना रहा था वो P1 और दूसरा क्या बना रहा था वो AB। क्या क्या बन रही थी आपकी, AB, है ना। और AB फर्दर जाके फिर दो, क्योंकि हमेशा दो ही सेल, हमेशा दो ही बनती है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ABA, और ये क्या बना रहा है, ABP, है ना, ये चीजें बनी थी। अब बोला था इस मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ। तो कहता है कि जो ये आपका ABA है, जो आपका ABA है, सॉरी जो AB है वो ABA बना रहा है, और AB अब फर्दर क्या बनाएगा आपको, फेरिंग्स, न्यूरॉन्स और हाइपोडर्मिस। और जो ABP है, ये जो ABP है, अगर इसको क्या मिल रहा है, P2 का साथ मिल रहा है, कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि आपको पता है जो हम बात कर रहे थे, हमारे पास जो जाइगोट है वो बना रहा था P1 और AB। तो यहाँ पर अगर इसको P1 आगे फर्दर किस में टूटेगा, P2 के अंदर। तो कहता अगर इसे P2 ने क्या कर दिया, क्या दे दिया, एक सिग्नल दे दिया, जैसे हमने बात की ना, बगल में अगर खड़ा है, क्योंकि बॉडी है, बॉडी में तो सेल एक दूसरे के नजदीक आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सेल ही हमारे पास लिमिटेड है, 959 सेल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर उसने बोला कि अगर P2 उसके बगल में ही है, किसके बगल में, ABP के, तो वो उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और इसको बोलते हैं डेल्टा नॉच, हमारे पास रिसेप्टर होता है, क्या नाम होता है इसका, डेल्टा नॉच रिसेप्टर। तो P2 क्या करेगा, APX1 देगा, और ये मतलब ये क्या, ये वाला जो लाइगेंड है, मतलब जो आपका लाइगेंड होता है जो देने वाला सिग्नल, और ये होता है रिसीव करने वाला रिसेप्टर, है ना। तो ये जो दे रहा है उसको बोलते हैं APX1, क्या बोलते हो, APX1। और ये क्या होता है, GIP1। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, सारे के सारे ये प्रोटीन्स ही होती है ना, तो उनकी कोडिंग है ये है APX1, और ये क्या है, GIP1। और टोटल को हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा नॉच जो। तो अब उसने कहा P2 अगर अवेलेबल है तो ये APX1 देगा, और हमें ये क्या बना के देगी, न्यूरॉन और हाइपोडर्मिस, है ना। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्वेश्चन क्या बन के आ रहा है कि इफ GIP1 की, अब हमें क्या हो जाए, हमें ये हो जाए डेफिशिएंसी। अगर GIP1 की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, ये लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगी, इनएक्टिवेशन। मतलब वो कह रहा है कि जो आपके पास GIP1 है, ये जो GIP, ये जो रिसेप्टर है GIP1, ये इसकी हो जाए डेफिशिएंसी, है ना। यानी कि ये इनएक्टिवेट हो गया है, इसने अपना फंक्शन खो दिया है, लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है, तब क्या होगा, जो ABP सेल है वो अपने आप को
क्या किस में ट्रांसफॉर्म कर देगी, ABA सेल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है, वो कह रहा है नॉर्मल ABP जो आप बोलते हो कि ABA बना रही है और ABP बना रही है, तो जो दोनों में डिफरेंस डाल दिया ना, एक तो है ABA और एक है ABP। तो जो ABA है वो है जो आपकी पहले वाली जो फर्स्ट जो आपकी P0 यानी जो स्टेम सेल है, उसकी वजह से वो उसने एक सिंपल बनाया कि जब वो डायरेक्ट जो चल रहा था लाइनेज कि AB से आगे क्या बना, ABA, और वो क्या बनाया, फेरिंक्स, न्यूरॉन और हाइपोडर्मिस। लेकिन इसी AB को, ये जो AB है वो ABP में कन्वर्ट कब होती है, जब उसके पास P2 बगल में खड़ा हो, और P2 की वजह से यही AB में ना बदल के किसमें बदल गई, ABP में, और वो आपको क्या बना के दे रही है, न्यूरॉन और हाइपोडर्मिस। क्या बना के दे रही है, न्यूरॉन और हाइपोडर्मिस। क्लियर होगा मैम? दोनों को क्लियर हुआ महिमा बेटा? क्लियर आपको? यस सर। सर मुझे नहीं आया समझ में ये वाला, मतलब नहीं मुझे आया नहीं क्या? समझ में आ रहा P2 से A पे APX1 इसका क्या फंक्शन है। मैं बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान रखना, एक बार फिर से आप ध्यान से देखो। वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में जो मैंने बात की ना, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या बात हो रही थी कि मेरे पास था जाइगोट, ठीक है, और जाइगोट आगे बन रहा था, क्या बना रहा था, AB, और क्या बना रहा था, P2, P1, क्या बना रहा था, P1। अब जो हमारा AB है वो आगे क्या क्या बनाएगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा जो स्टेम सेल उसके पास खड़ी है। वो कहता है AB आगे ABA बना सकता है, और एक दूसरे टाइप में बदल सकता है जिसको बोलते हैं हम ABP। अब ये ABP कब बनाएगा और या ABA कब बनेगी, उसको हम आगे रीडिफाइन कर रहे हैं। ये कहता है जो P1 है, P1 आगे आपके पास टूट रहा है P2 और EMS में, हमें पता है ये टोटल कितनी स्टेज सेल होगी आपकी, फोर स्टेज सेल है ये आपकी, 1 2 3 4, है ना। अब उसने बोला कि जाइगोट है वो बनाता है AB और P1, AB और P1। आगे AB दो पार्ट में टूटता है, ABA और ABP। पर जो ABP है वो तभी बनेगा जब बगल में खड़ी हो P2। अगर P2 नहीं है पास में तो AB जो है वो हमेशा ABA और ABA में ही बनाएगा। तो जो AB है वो हमेशा क्या बनाएगा, ABA और ABA। लेकिन अगर P2 बगल में आ गई तो फिर AB क्या बनाएगा, ये तो बना ही रहा था ABA, क्योंकि ये दूर है, ये P2 के पास में नहीं है। लेकिन जो पास में है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ABP के अंदर। अब क्लियर हुआ? यस सर अब आ गया। हाँ, मतलब कि ABP की जो फॉर्मेशन है वो P2 के सिग्नल से बदल गई, उसका जो फेट था आपने चेंज कर दिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2 इन नेबरिंग साइड, राइट। आप क्लियर हो गया? यस सर। तो अब आगे देखो, आगे उसने क्या बोला कि अब हमने ये फंक्शन याद रखना है कि जो हमारा AB है वो किस में टूट रहा है, हमारा ABA, जब उसको P2 नहीं मिल रहा तो फेरिंग्स, न्यूरॉन और हाइपोडर्मिस बनते हैं। और आपकी AB को क्या मिल गया, P2 मिल गया साथ में, तो वो ABP बनेगा। फिर आगे फर्दर क्या बनेगा, ABP, और क्या बनाएगा फिर, न्यूरॉन और हाइपोडर्मिस। क्या बनाएगा, न्यूरॉन और हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, APX1 और GPI1 आपस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे लिए क्वेश्चन यही उसने बनाया कि वो अगर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि GIP1 कैसा है, काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, जो आपकी ABP सेल है वो बदल जाएगी किसके अंदर, ABA के अंदर। मतलब अगर वो आप इनके फंक्शन को कर दो, GPI1 के फंक्शन खराब कर दो या APX1 को खराब कर दो, तो क्या होगा, तो आपकी जो ABP जो आप ये लिख के बैठे हो कि ये ABP बनी है, ये ABP नहीं होगी, फिर वो क्या हो जाएगी, ABA। ये ABP इसीलिए बनी, क्यों, क्योंकि इसको P2 सिग्नल कर रहा था बगल से, नेबरिंग सेल से। और अगर P2 नहीं है, ये APX1 काम नहीं कर पा रहा या GIP1 काम नहीं कर पा रहा, तो ये जो जो
ऑलरेडी पहले एबीपी बन गई थी, वो फिर किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके एपी ए में। अब आई बात समझ में? यस सर। मेरे बेटा क्लियर हो गया? यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बार बार जो बोलते हो कि ए बी हमेशा दो में टूटता है, ए बी ए में और ए बी पी में, तो ये जो पी है ना, पी यानी इसके बगल में कौन खड़ा होगा, P2, तब ये बन रहा है ए बी पी में। और अगर ये किसी वजह से नॉन फंक्शनल हो जाए तो फिर दोनों ही साइड, तो हमेशा फिर ए बी क्या बनाएगा वो, मतलब ए बी हमेशा ए बी ही बना रहा था, लेकिन उसकी कुछ सेल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2 किसमें कन्वर्ट हो रही थी, एबीबी में। और जब ये है ही नहीं तो फिर ये ए बी ही बनाता रहेगा, फिर क्या बनाएगा, ए बी ए, कौन, ए बी। तो यहां पर इसने क्या बोला, इफ वी रिवर्स द पोजीशन ABA and ABP cell, then their fate also be reversed and formation of complete embryo, both are equally equivalent। तो उसने कहा कि अगर हम क्या कर दे, रिवर्स पोजीशन कर दे AB और ABP की, मतलब वो कहता है कि नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मेरे पास आपने ऊपर यहाँ थी ABA और ये थी ABP। वो कहता है अगर आप इसको यहां रख दो और इसको यहां रख दो, चेंज कर दो, तो भी नॉर्मल चीजें बनेंगी। क्यों? क्योंकि अब इसके बगल में तो क्या नहीं है, P2 था नहीं, मैं इसके यहाँ बैठा हुआ P2 अब यहाँ नहीं है। अब उसने, और ए बी आपको पता है एबीपी पे तभी बदलता है जब P2, तो मैंने क्या किया, मैंने, वो कहता अगर आप रिवर्स कर दो, चाहे आप एबीपी को यहाँ भेज दो और इस एबीए को यहाँ भेज दो P2 के बगल में, तो अब ये जो, अब मुझे बताओ अगर इस एबीपी को मैंने यहां भेज दिया तो क्या होगा, और इस एबीपी एबीए को मैं यहां ले आया तो क्या होगा? महिमा आंसर करो बेटा। सर P2 की भी लोकेशन चेंज हुई है क्या इसमें? ना ना ना, P2 वहीं खड़ा है, अगर बस P2 आप वही है अंडरस्टैंड तो नहीं फिर, कर रहे हो। हाँ जी, हाँ हाँ जी, सर, बोलिए बोलिए। फिर तो सर बनेगा, क्यों P2 में तो स्टेम सेल है, उसमें तो पोटेंसी है कि वो बना सकता है। हाँ, फिर क्या होगा, वो कहता है कि अगर आप इस एबीपी को यहां भेजोगे ना, इधर इस वाली पोजीशन पे, ध्यान से देखना क्वेश्चन आएगा आपको, कहता है ये P2 है, P2 लगा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या होती है, ए बी ए ही है, लेकिन ये ए बी ए नहीं बन पा रही क्योंकि P2 उसके साथ में, P2 होगा तो जो आपकी नॉर्मल जो ए बी है वो दो टाइप की सेल बना रही है, एक बना रही है विदाउट प्रेजेंस ऑफ P2, तो वो क्या बन रहा है, ए बी ए, और ए बी कन्वर्ट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ P2 इसमें एबीपी में, ये सेकंड वाला। तो वो कहता है कि अगर P2 अवेलेबल है तो आपकी ए बी बन गई एबीपी में। अब उसने कहा कि आप शफल कर दो, दोनों को चेंज कर दो, उनकी पोजीशन जो बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है, आपने एबीपी को भगा दिया, उसे अकेला कर दिया, और जो अकेली खड़ी थी एबीपी ए बी ए, उसको ले आया आप एबीपी की जगह पे। तो वो कहता कि जब ऐसा करोगे ना तो P2 क्या करेगी, अब इस एबीए को कन्वर्ट कर देगी किसमें, एबीपी में, और जो दूर कर दिया आपने एबीपी, उसको यहां भेज दिया, वो बदल जाएगी एबीए में। समझ आ गए सभी को, दोनों को? यस सर। यस मतलब सर। P2, मतलब P2 इंपॉर्टेंट है, अगर P2 फंक्शनल है, काम कर रही है, तो उसके बगल में जो भी सेल होगी वो उसको एबीपी में बदल देती है। और अगर P2 उससे दूर हो जाए, चाहे उससे दूर हो जाए या किसी की और के पास चली जाए, फॉर एग्जाम्पल ये जो P2 है, इस P2 को मैं यहां भेज दूं, इस P2 को मैं यहां कर दूं, अब ये P2 आपकी यहां पहुंच गई, ठीक है। तो अब ये जो सेल है ए बी ए, ये क्या बन जाएगा, ए बी पी में, और यहां से चली गई थी, तो ये क्या, जो जो ए बी पी थी, अब ये क्या बन जाएगी, ए बी ए। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये यही वो बोल रहा है कि इसी को डिफाइन कर रहा है, इफ वी रिवर्स द पोजीशन ए बी एंड ए बी पी सेल्स, देन देयर फैक्ट ऑल्सो
सॉरी देन देयर फेट ऑल्सो रिवर्स। वो कहता है जैसे अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करोगे उनका फेट भी रिवर्स हो जाएगा, फिर और उसके बावजूद भी जो आपका कंप्लीट एम्ब्रियो है वो उसकी फॉर्मेशन होनी ही होनी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर आप P2 को ही मार दो तब आप एम्ब्रियो नहीं बना पाओगे, क्योंकि P2 भी आगे और बनाएगा ना, P2 से बनेगी P3, P3 से बनेगी P4, तो आगे चीजें बनने वाली हैं, तो वो नहीं बन पाएगी। हाँ, सेल आप ABA और ABP की लोकेशन को आप चेंज करते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रही बात, तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अभी अपने पीछे जो हम बात कर रहे थे, अगर मैं आपको पीछे वाले क्या बोलते पेज पे लेके जाऊं, ये देखो जो हमारा स्टार्टिंग पेज था, अब आप देख रहे हो ना कि मैंने देखो कैसे सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को यहाँ पे अरेंज किया हुआ है कि ये इस लाइनेज में खड़े हैं, ये सब इस ग्रुप में खड़े हैं, ये सब इस ग्रुप में खड़े हैं, ये सब इस ग्रुप में खड़े हैं, और ये इसमें है। सबका अपना अपना ग्रुप है। तो यहाँ पर यही बात कर रहे थे कि भाई अगर P2 जो ये जो P2 है, ये किसके पास खड़ी है, अगर वो मतलब इसके साथ खड़ी है, मतलब वो आपकी जो AB है वो अपने आप को बना पा रही है ABP में। अगर P2 AB के पास नहीं होती, मतलब इसके साथ, मतलब जो उसने आगे बनाया है ABA, अगर ये यहाँ नहीं गई है तो वो क्या बनाएगा फिर ABA, क्या बनाएगा ABA। और अगर P2 चली गई है, पास में खड़ी है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है ABP के अंदर। बात समझ आ गई? यस सर। क्योंकि Yes, ये sir. 4 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज पर P2 बन चुकी है। तो 4 सेल, अब सेल कोई जाइगोट ज्यादा बड़ा तो हुआ ही नहीं, इतने बड़ा बॉडी है, बॉडी के अंदर एक जगह खड़ी है ABAB, एक जगह खड़ी है EMS, एक जगह खड़ी है P2। अब P2 अगर चली गई AB के नजदीक, AB एक तो बनाएगी ABA, और दूसरा क्या बन जाएगा ABP। समझ आ गया आपको सभी को? यस सर। मैम समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ओके ओके ओके। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास उसने कहा कि अगर आप चेंज भी कर दोगे पोजीशन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपकी P2 वहाँ अवेलेबल है, और P2 क्या करेगी, आगे कंप्लीट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर सकती है। और बोथ आर इक्वली इक्विलेंट, है ना, दोनों कैसे हैं, इक्वली इक्विलेंट है। मतलब कि आपने क्या किया, आपने AB को विदाउट, जब P2 नहीं है तो वो ABA बना रहा है, और जब आपकी P2 है तो वो ही ABA कन्वर्ट होगी ABP में, इतनी सी पास। तो ये क्यों ABP क्यों बनी, क्योंकि बगल में कौन खड़ा है, P2 खड़ा है। और ये 4 सेल स्टेज है आपकी, कौन सी है, 4 सेल स्टेज, है ना। और वो कहता है कि अगर आप अभी भी क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। मतलब मैंने क्या किया, मैंने शफल कर दिया, ABA को मैं ले आया ABP की जगह पर, और ABP को मैंने भेज दिया AB की जगह पे। तो कहता है जब ABP को P2 नहीं मिलेगा ना, तो वो बदल जाएगा ABA में। और जब ABA को P2 मिल जाएगा, उसकी उसकी नेबरिंग साइड पे P2 आ जाएगा, तो वही ABA अब बिहेव करेगा ABP की तरह, मतलब वो ABP बन जाएगा। बस, कोई फर्क नहीं पड़ा, जिंदा रखा है तो इनको जो मर्जी करते रहो, ये ऐसे रहेंगे। P2 अगर जिंदा है तो जिसके बगल में खड़ा होगा वो ABP बन जाएगा, जिसके बगल में नहीं है वो ABA रहेगा। बस दैट्स ऑल, इतनी सी बातें हैं। समझ आ गया मैम सभी को? सभी को क्लियर हो गया, दोनों जनों को? यस सर। जी सर। ओके। तो आज इतने की करो आप, इसको थोड़ा थोड़ा सा टिपिकल है, और आगे और टिपिकल हो जाएगा, तो पहले इन लोगों को आप थोड़ा स्पेसिफाई कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके थैंक यू। ओके।